नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कोरोना काल में ये उनका छठा संबोधन होगा। देश में एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम का संबोधन जो होगा वो उसे काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान वो बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। ये छठा संबोधन होगा। देखिए, पहला संबोधन 19 मार्च और पहले संबोधन में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 24 मार्च को दूसरे संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। 3 अप्रैल को तीसरे संबोधन में दीप जलाने की अपील। 14 अप्रैल को चौथे संबोधन में लॉकडाउन 2 की घोषणा। 12 मई को 5वें संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का ऐलान किया था। देखिए, कहा क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 8 नवंबर को नोटबंदी की जानकारी दी। 15 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति को लेकर उन्होंने संबोधन राष्ट्र के नाम दिया। 8 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का संपर्क टूटने के बाद 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की। 3 अप्रैल 2020 को 9 मिनट मांगे जनता से और 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दिए। नए निर्देश के मुताबिक कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होगी। सीमित संख्या में घरेलू उड़ान और सवारी ट्रेनों की अनुमति भी दी गई है। इसका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद यात्रियों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्देश दिया गया। तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया है। यही नहीं, दुकानों में अगर जगह है तो 5 से ज्यादा ग्राहकों को घुसने की भी छूट दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हवाई और रेल यात्राओं में भी छूट दी गई है। हालांकि मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल अब भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जमावड़ा का भी आदेश नहीं दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम बेहद सख्त होंगे। हालांकि इस पर राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए स्वतंत्रता दी गई। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं 10 बड़ी बातें जो हैं। दुकानों में 5 से ज्यादा लोग भी जुट सकते हैं अगर जगह हो तो। हवाई और रेल यात्रा में छूट मिल सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखना पड़ेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जमावड़ा जो है वो नहीं लगेगा। इन पर अब भी रोक है। कंटेनमेंट जोन में और सख्त होगा लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन के नियमों पर राज्य की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो फैसला लेंगी। और बुजुर्गों और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह भी दी गई है। इधर केंद्र सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा को खतरा माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा उनमें शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत अन्य ऐप शामिल हैं। और सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया है जो देश की संप्रभुता और अखंडता
भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह से पूर्ण थे और सरकार की ओर से कहा गया कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई गई है और ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। एलएसी के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद कमांडर लेवल के तीसरे दौर की बैठक आज होनी है। यह बैठक भारतीय इलाके में चुशुल में होगी और इससे पहले कोर कमांडर स्तर पर 2 बैठकें 6 जून और 22 जून को चीनी इलाके के मोल्डो में हुई थी। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यह कहावत सिवान में सही साबित हुई। तेज रफ्तार बोलेरो ने रोड से गुजर रहे बच्चे को कुचल दिया। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि किस तरह तेज रफ्तार गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा सड़क के किनारे जा गिरा। इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। घटना दरौंदा के सिवान पैगंबरपुर रोड पर बंगरा गांव के पास की है। घायल बच्चे को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बेगूसराय के राजौरा चौक में देर रात डबल मर्डर से दहशत फैल गई। घटनास्थल से एफसीआई के डाटा ऑपरेटर मृत्युंजय शाह और बाइक मिस्त्री इमामुल के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों युवक बाइक से चेरिया बरियारपुर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। मृतक मृत्युंजय कुमार के पिता का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का एफसीआई के एक ठेकेदार से विवाद हुआ था। घटना से नाराज लोगों ने बेगूसराय मंझौल स्टेट हाईवे 55 को घंटों जाम रखा। पुलिस ने मामले की गुत्थी को जल्द सुलझाने का दावा किया है। की हत्या गोली से हुई है और हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वर्तमान नौकरी डाटा एंट्री ऑपरेटर एसएफसी कंपनी थे जी। ना पहले कभी कभी कह रहे कि ठेकेदार से अनबन झनबन हो जाए, देखो न पप्पा कलिया से नहीं लड़ल करो बेटा की करते हो नहीं है। मुफस्सिल थाना के रोजारा सिकंदरपुर में स्कूल है, उसी के सड़क के सामने एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति जा रहे थे। उसके बाद वहाँ उनके गिरे हुई अवस्था में उनकी बॉडी मिली है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लाश मिली और सर से खून निकल रहा है। उनके परिजनों का आरोप है कि इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इधर रांची के तमाड़ में दिन दहाड़े पुलिस मुखबिर सह एसपीओ देवानंद सिंह मुंडा उर्फ देवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में उसके साथी राजीव साहू को पीठ में गोली लगी है। एसपीओ देवानंद बाइक से दोस्त के साथ जा रहे थे, तभी एदलपेड़ी गांव में स्थानीय ग्रामीणों के सामने उस पर गोलियां बरसाई गई। इस घटना से गांव में दहशत है। मृतक देवानंद पहले नक्सली था और हाल ही में वो मुख्य धारा में लौटा था और पुलिस ने उसे एसपीओ बनाया था। पुलिस ने वारदात में नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई है। चार बच्चे। पुलिस के लिए काम करता था ये? पुलिस के लिए काम करता? हाँ, पुलिस के लिए करता। कितना दिन से हुआ था? ढेर साल। बहुत पहले ये नक्सल से मतलब कि ये आए थे, मुख्य धारा में जुड़े हुए थे और बहुत पहले ये एसपीओ वगैरह के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग ये बहुत पहले थाने से जुड़े हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में जो अभी वर्तमान थाना प्रभारी है, इनसे अभी इनके घर वालों से भी पूछा, इससे पूर्व के भी 2-3 थाना प्रभारी हैं, उनके संपर्क में अभी। धनबाद के 4 युवकों ने होंडा सिटी कार से चास के पॉलिटेक्निक के छात्र आयुष कुमार को अगवा करने का प्रयास किया। परिजनों की सूचना पर चास पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों आरोपी आयुष के जान पहचान वाले हैं। वो एक वीडियो दिखाकर आयुष से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। जब आयुष ने रकम देने से मना कर दिया तो उसे अगवा करने की कोशिश की गई। तभी चास के आईटीआई मोड़ के पास पुलिस ने गाड़ी रोककर आयुष को छुड़ा लिया। उसके पास एक वीडियो था वाइन के पेज पर, उसका वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं, वो दोस्त है, कॉमन फ्रेंड हम लोग का, उसके थ्रू कोई पैसा नहीं लगे। ब्लैकमेल वो कर रहा था वाइन के। हम लोग है जो कि टेलीफोनिक सूचना मिला था, उसी के आधार पर हम लोग है जो कि सभी वाहन को चेकिंग करवाए। उसी दरमियान है जो कि आईटीआई मोड़ पर है जो कि हाँ गाड़ी रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था, भागने का प्रयास कर रहा था
उसी दरमियान हम लोग बल का प्रयोग किए। वो 4 लोग। खगड़िया पुलिस का गड़बड़ झाला सामने आया। दरअसल चित्रगुप्त नगर पुलिस ने एक घर से बोरे में शराब की बोतलें बरामद की थी और साथ ही आरोपी को जेल भी भेजा गया, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि बोरे में शराब के बजाय 14,60,000 रुपए थे, लेकिन पुलिस ने कैश अपने पास रख लिया और उसमें शराब की बोतलें भर दी। सीसीटीवी फुटेज में इसकी पुष्टि भी हुई है। एसपी मीनू कुमारी ने चित्रगुप्त नगर थानेदार सुबोध पंडित को और 2 टाइगर मोबाइल जवानों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही डीएसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। जो अब तक के फैक्ट्स आए हैं उसके आधार पे थानाध्यक्ष और के साथ जो दोनों टाइगर मोबाइल हैं, रंजीत कुमार और संजय कुमार, दोनों को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और एसडीपीओ सदर और सीआई सदर इस जांच को अभी कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ये लोग इस चीज को तह तक पहुंच पाएंगे और ज्यादा। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने पटना में देर शाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर से मुहिम शुरू की गई है, जस्टिस फॉर सुशांत। इसमें अब तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने पोड़ाहाट जंगल के उदलकम पहाड़ी पर नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद कई सामान बरामद किए। इनमें 3 राइफल, मैगजीन, कारतूस, खोखा, रोजमर्रा के सामान, लेवी का पर्चा, नक्सली वर्दी और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। साथ ही एक पीएलएफआई नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संक्रमण के दौर के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सोशल मीडिया का खास महत्व होगा। छोटी बड़ी सभी पार्टियां इस बार सोशल मीडिया के किंग बनने की कोशिश में लगी हैं। इस बार होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव सबसे अलग होगा, क्योंकि इस बार पार्टी के नेता जनता के बीच सोशल मीडिया के जरिए जा रहे हैं। कोरोना ने तमाम पार्टियों को चुनावी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको बताते हैं बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों का सोशल मीडिया का हाल। कौन सी पार्टी सोशल मीडिया पर अव्वल है और कौन नेता सोशल मीडिया का किंग है। बात पहले राजनीतिक पार्टियों की, जिनका ट्विटर अकाउंट पर क्या हाल है जानते हैं। आरजेडी 311 के, बीजेपी 149 के, जेडीयू 28.3 के, कांग्रेस 3.9 के, जाप 19.1 के। बात फेसबुक अकाउंट की करें तो तमाम पार्टियों का हाल जानते हैं। आरजेडी 374 के, बीजेपी बिहार 341 के, कांग्रेस बिहार 145 के, जेडीयू 47 के, आरएलएसपी 12 के, एलजेपी 10 के, जाप 173 के। अब प्रमुख नेताओं के ट्विटर अकाउंट का हाल जानते हैं। नीतीश कुमार 5.7 मिलियन, तेजस्वी यादव 2.4 मिलियन, सुशील मोदी 2.1 मिलियन, चिराग पासवान 132 के, पप्पू यादव 119 के। और अब बात प्रमुख नेताओं के फेसबुक अकाउंट पर उनके फॉलोअर्स की। नीतीश कुमार 1.5 मिलियन, तेजस्वी यादव 1.4 मिलियन, सुशील कुमार मोदी 1.3 मिलियन, पप्पू यादव 570 के, चिराग पासवान 209 के। सोशल मीडिया में राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखें तो राजद ने अपने विरोधियों से लेकर सहयोगियों को काफी पीछे छोड़ रखा है। लेकिन अगर बिहार के प्रमुख नेताओं के व्यक्तिगत अकाउंट को देखें तो नीतीश कुमार बाजी मारते दिखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बहुत मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। राजद सोशल मीडिया के आंकड़े पर बेहद उत्साहित है, वहीं भाजपा और जेडीयू राजद पर चुटीले अंदाज में हमला बोल रहे हैं। आज सोशल मीडिया में भी आरजेडी सबसे आगे है, तो ये साबित करता है कि जो लोग वर्चुअल और डिजिटल के फेर में लगे हैं, हम एक्चुअल में सबसे आगे हैं। नहीं है कोई टक्कर में, मत पड़े कोई चक्कर में। आरजेडी में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो न ट्विटर पढ़ सकता है, न देख सकता है, न फेसबुक खोल सकता है।
वो लोग तो सभी आदमी चरवाहा विद्यालय और लाठी में तेल पिलाव वाले लोग हैं। अगर ये जो उनके नेता ही जब कहते थे कि आईटी वाईटी क्या होता है, तो उनके लोग क्या जानेंगे। आरजेडी का एक ट्विटर अकाउंट होगा, हमारे यहाँ हर जिला का, हर मंडल का, सबका अलग अलग है, तो वो बटा हुआ है, उसको आप ऐसे ही कह सकते हैं। और जहाँ भी जाइएगा आपको इतने ही लोग मिलेंगे। तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करिएगा तो फॉलोअर्स की संख्या और अकाउंट्स की संख्या भी आपको लाखों में और फॉलोअर्स करोड़ों में मिलेंगे। सोशल मीडिया के जानकार बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का बेहद खास महत्व रहेगा। जो भी पार्टी इसमें जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगी उसे उतना ही फायदा मिलेगा। है कि अगर इस बार चुनाव में अगर लोगों के बीच जाना है तो ये सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि 3 करोड़ लोग तो मात्र सिर्फ फेसबुक पे हैं बिहार में। तो ये एक बड़ा रेंज बन जाता है लोगों को टच करने का। तो जाहिर सी बात है कि हर चुनाव को एक तरफ रख दीजिए, और इस बार का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पूरी का पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल कोरोना संक्रमण के बीच होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों में सोशल मीडिया में आगे निकलने की होड़ लग गई है, और पार्टियां भी जानती है कि ये दौड़ फायदा पहुंचाने वाला है, सो हारना कोई पार्टी नहीं चाहती। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। और देखिए, चुनाव आते ही थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो जाती है। साथ ही पार्टी से असंतुष्ट नेताओं का आना जाना भी शुरू हो जाता है। बिहार में एक बार फिर कुछ इसी तरह की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। चुनावी सरगर्मी के साथ बिहार की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जो खुद को एक्टिव करने लगे हैं। ये नेता पहले किसी दल से जुड़े थे या फिर महत्वपूर्ण पदों पर तो कई मंत्री भी रह चुके हैं। आज वही विक्षुब्ध नेता अपना अलग फ्रंट बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी में जुटे। जेपी मूवमेंट के महत्वपूर्ण नेता और लालू नीतीश के बेहद करीबी रहने वाले नरेंद्र सिंह थर्ड फ्रंट की कवायद कर रहे हैं। हालांकि इनकी माने तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो इस सरकार से दुखी या असंतुष्ट हैं। इनकी माने तो बिहार में उनका फ्रंट चुनाव भी लड़ेगा और जो भी सत्ता के करीब है उनको चुनाव हराएगा भी। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम लोगों ने वैसे साथियों को ढूंढकर निकाल कर, मेरा प्रयास आप देख रहे हैं, हम 6 महीने पहले भी हम लोगों ने एक नवनिर्माण मोर्चा बनाया। पार्टी नहीं बनाया, पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ने का मकसद हमारा नहीं है, लेकिन चुनाव रास्ते का पड़ाव है। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में लड़के इनको शिकस्त देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, एलजेपी के नेता सत्यानंद शर्मा सहित कई ऐसे नेता हैं जो इस फ्रंट में शामिल हैं। इस थर्ड फ्रंट के नेता की माने लालू नीतीश की सरकार ने बिहार वासियों को धोखा दिया है। एनडीए के नेता इस थर्ड फ्रंट की कवायद को सिरे से नकारते हैं। इनकी माने तो बिहार में 2 ही धुरी है, एक एनडीए, दूसरी महागठबंधन। बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है उससे ये स्पष्ट है कि यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है, पॉलिटी। 2 पोल्स हैं बिहार की राजनीति में। एक तरफ एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी है। दूसरी ओर तथाकथित महागठबंधन है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी। ये दोनों फ्रंट है, लगभग समाज के सभी वर्गों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में थर्ड फ्रंट के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। कोई तीसरा फ्रंट बनाए, चौथा फ्रंट बनाए। माइग्रेंट पॉलिटिकल लोग भी होते हैं ना, तो लोग आते होते रहते हैं। चुनावी मौसम है, 2-4 महीना उछल कूद करता है लोग, उसके बाद फिर अपने रास्ता पकड़ लेते हैं। चुनावी साल में ऐसे कई नेता सामने आते हैं जो अपना अलग फ्रंट बनाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है यह फ्रंट बिखरने लगता है और नेता अपने लिए दूसरे दलों में स्पेस ढूंढ लेते हैं। हालांकि बिहार हो या केंद्र, थर्ड फ्रंट की राजनीति ना तो पहले हो पाई है और ना ही थर्ड फ्रंट के नेता कभी फ्रंट पर आकर राजनीति कर पाए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क की अहमियत जग जाहिर है और ऐसे में शादी ब्याह के सीजन में फैशनेबल मास्क की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। सीजन शादी ब्याह का है। पटना के बुटीक में दुल्हन के लहंगे तैयार हो रहे हैं तो दूल्हे राजा की शेरवानी भी बन रही है। साथ ही कोरोना काल में ड्रेस का अहम हिस्सा बन गया है मास्क। दुल्हन के लिए लहंगे से मैच करता हुआ ब्राइडल मास्क बनाने में जुटे हैं फैशन डिजाइनर। साथ ही दूल्हे राजा के लिए भी फैब्रिक से मैच करता हुआ तैयार हो रहा है स्टाइलिश मास्क। पटना के बुटीक में रोजाना ऐसे सैकड़ों डिजाइनर मास्क के ऑर्डर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा है। हर ब्राइड मास्क मांग रही है, ब्रूम भी मांग रहे हैं और हर तरह की कस्टमर्स भी मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा मार्केट है। अभी तैयार करते एक दिन में अगर बात करें अपने बुटीक में 100-150 तैयार हो जाते हैं। कोरोना काल में फैशन का अहम हिस्सा बन चुका है मास्क। ऐसे में पटना के जाने माने बुटीक्स में पसंदीदा फैशनेबल मास्क मिलने से महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुशी हो रही है। हर साड़ी के साथ मैचिंग मास्क आ रहे हैं, सूट के साथ आ रहे हैं, वन पीस जो भी आप ले रही है मैचिंग आ रहे हैं, डिजाइनर आ रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग क्रेजी हैं कि हमें हर कुछ मैचिंग चाहिए, तो इसलिए ईयररिंग्स हो गए, कुछ भी हो गए, या आपके बैंगल्स हो गए, वॉचेस हो गए, तो मैचिंग चाहिए। तो हमें मास्क भी मैचिंग चाहिए। वो आ गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और हराना है। पटना के बुटीक्स में तैयार हो रहे डिजाइनर मास्क भी कोरोना से लड़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।